आज हम हक़-शुबा के बारे में चर्चा करेंगे। अग्रक्रय अधिकार यानी कि हक़-शुबा मुस्लिम विधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जो है कि क्या परिभाषा होगी अग्रक्रय अधिकार की, उस पर विचार विमर्श करें। अग्रक्रय अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी अचल संपत्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए इस अचल संपत्ति के स्वामी का अपनी संपत्ति के अलावा किसी अन्य अचल संपत्ति पर उन्हीं परिस्थितियों पर जिन पर कि दूसरे व्यक्ति को बेची गई हो, क्रेता को प्रतिस्थापित करने का मालिकाना कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है। सामान्य भाषा में ये कहेंगे कि हक़-शुबा एक ऐसा अधिकार है जो किसी अचल संपत्ति के स्वामी को दूसरे की अचल संपत्ति उस मूल्य पर प्राप्त करने का हकदार बनाता है जिस मूल्य पर वह अचल संपत्ति किसी अन्य को बेची गई हो। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे ए और बी दो पड़ोसी हैं, उनमें से ए ने अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान जो है, सी को बेच दिया। ऐसी स्थिति में कुछ विशेष परिस्थितियों में बी को जो है ये अधिकार होगा कि वो ए के मकान को खरीदने का अग्रक्रय अधिकार रखे, शुफा रखे, इसलिए कि वो उसके पड़ोस में है या उसके अपनी मूल संपत्ति है, उसका हितप्रद उपयोग करने के लिए वो लिया जाना आवश्यक है। ऐसी परिस्थितियों में सी द्वारा ए के विरुद्ध अग्रक्रय अधिकार के तहत वाद दायर किया जा सकता है जिसमें वो अपना हक बता सकता है कि उसके द्वारा उसी मूल्य या उन्हीं परिस्थितियों में या उन्हीं शर्तों पर उस संपत्ति को खरीदे जाने के लिए स्वीकृति है जिन शर्तों पर वो संपत्ति सी को दी जा रही है। अर्थात बी जो है वो सी के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाएगा। मतलब ए ने संपत्ति बेची सी को, लेकिन बी पड़ोसी होने के नाते उसका अग्रक्रय अधिकार है, हक़-शुबा है। तो ऐसी स्थिति में जिस रेट पर, जिन शर्तों पर ए ने सी को बेचा है, उन्हीं शर्तों पर बी ये कहेगा कि वो उन्हीं शर्तों पर लेने के लिए एग्री करता है, तो ए को अपनी संपत्ति बी को दिया जाना न्यायप्रद होगा और अग्रक्रय अधिकार के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट है अग्रक्रय अधिकार या शुबा के अधिकार के आधार क्या हैं। इसके आधार है कि पैगंबर साहब की एक परंपरा में लिखा बताया गया है कि किसी संपत्ति को बिना पड़ोसी संपत्ति के किसी भाग का सहयोगी या संपत्ति के हिस्सेदार के प्रति विक्रय प्रस्ताव किए हुए दूसरे के हाथ बेचना यद्यपि अवैध है। अर्थात हम ये कहें कि हदीसों में और पैगंबर साहब की परंपराओं में इसके प्रावधान किए गए हैं कि पड़ोसी को या जो सह पार्टनर है उसको या हिस्सेदार है उस संपत्ति में, उसको प्रथम अधिकार होगा संपत्ति क्रय करने का। नेक्स्ट है शुफा का औचित्य। शुफा का औचित्य है कि शुफा में विधि के अनुसार असुविधाओं में कठिनाइयों को रोकता है जो कि किसी अवांछनीय अजनबी द्वारा सहस्वामी और पड़ोसी के रूप में आगमन से परिवार को उत्पन्न होती है। दूसरी ये बात कह सकते हैं कि उत्तराधिकार की मूल मुस्लिम विधि पारिवारिक संपत्ति का विघटन करने वाली प्रकृति की है, अतः इसे विघटन को हक़-शुबा का जो अधिकार है वो रोकता है। नेक्स्ट बात आती है कि इस अधिकार का उद्भव कब होता है और कब ये मान्य माना जाएगा। पहला इसमें है सिर्फ विक्रय की अवस्था में ही अधिकार का उद्भव होता है। अगर संपत्ति का स्वामी अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिफल के एवज में अर्थात विक्रय कर रहा है, उस परिस्थिति में ही अग्रक्रय अधिकार या हक़-शुबा का अधिकार उत्पन्न होगा। अगर कि कोई व्यक्ति संपत्ति का स्वामी अपनी संपत्ति को विनिमय या दान कर रहा है अर्थात बिना प्रतिफल के, हम विनिमय नहीं कहेंगे, दान कहेंगे। दान में अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का अपनी संपत्ति को बिना किसी प्रतिफल के एवज में दूसरे व्यक्ति को अंतरित कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति पड़ोसी हो चाहे हिस्सेदार हो, वो अग्रक्रय अधिकार या हक़-शुबा का अधिकार वहाँ नहीं रखता है। सेकंड है कि केवल विक्रय पूर्ण हो जाने का पर अधिकार का उद्भव होगा। विक्रय पूर्ण हो जाने की स्थिति क्या होगी? मुस्लिम विधि के अंतर्गत विक्रय पूर्ण होने की स्थिति अलग है, किंतु सामान्यतः हमारे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 में यह बंद किए गए हैं कि 100 रुपये या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति के अंतरण रजिस्ट्रेशन होने पर ही विक्रय पूर्ण माना जाएगा। अतः हम मानेंगे कि विक्रय पूर्ण हो जाने पर शुबा का दावा करने का अधिकार उद्भव होता है। अब है जो शुबा की प्रकृति। शुबा का एक इस प्रकार का अधिकार है जो कह सकते हैं कि अधिमान्य अधिकार कह सकते हैं इसे हम, जो किसी संपत्ति के स्वामी को अपनी संपत्ति से जुड़ी हुई दूसरी संपत्ति को जिसमें वह सहस्वामी है या उसे संलग्न वस्तुओं से का हकदार है क्रय करने का अधिकार दिया जाता है। फिर आता है शुफा कौन कर सकता है, मतलब अग्रक्रय अधिकार किस किस को प्राप्त होगा। पहला है सफ़ी शरीक। सफ़ी शरीक का मतलब है सह अंशधारी।
सेंसधारी जो उस प्रॉपर्टी जिसमें अग्र क्रय अधिकार उत्पन्न हो रहा है उसमें वो भी हिस्सेदार है या अंशधारी है, वो शुफा की अक्षुफा की मांग कर सकता है, अग्र क्रय अधिकार की मांग कर सकता है। दूसरा है सफ़ी खलीद, वो संपत्ति के उन्मुक्तियों और संलग्न वस्तुओं में भाग लेने वाला, जैसे मार्ग का अधिकार या पानी गिरने का अधिकार, ऐसे अधिकार जिस व्यक्ति को प्राप्त हैं वो व्यक्ति भी हक़ का अधिकारी है, अग्र क्रय अधिकार का अधिकारी होगा। नेक्स्ट है सफ़ी जार। सफ़ी जार मतलब एडजॉइंट प्रॉपर्टी वाले व्यक्ति, माने तो पड़ोसी। एक पड़ोसी अपनी संपत्ति के फल प्रद या उचित उपभोग के लिए पड़ोसी की संपत्ति जो बेचने जा रहा है उस संपत्ति को उन्हीं नियमों के अंतर्गत, उन्हीं शर्तों पर, उसी मूल्य पर खरीदने का अधिकार रखता है जिन पर पड़ोसी अपनी संपत्ति को बेचना चाह रहा है। इस स्थिति में सफ़ी शरीक, सफ़ी खलीद और सफ़ी जार, तीन प्रकृति के लोग जो हैं वो अक्षुफा का अधिकार रखते हैं, अग्र क्रय अधिकार रखते हैं मुस्लिम विधि के अंतर्गत। इन तीनों ही श्रेणी के जो अग्र क्रय अधिकारी हैं या शुफा जो हैं वो एक दूसरे से वरीयता रखते हैं। मतलब अगर सफ़ी शरीक या सहंसदारी है तो वो खे और गे में दिए गए सफ़ी खलीद और सफ़ी जार से प्रायोरिटी रखता है। और मतलब जो पहले है श्रेणी में, सूची में पहले है, वो पहले प्राथमिकता रखता है, प्रायोरिटी रखता है, और दूसरे नंबर पे वाला तीसरे नंबर वाले से, और पहले नंबर वाला दूसरे और तीसरे नंबर वाले से प्रायोरिटी रखता है। किंतु एक ही श्रेणी में, मतलब सहंसधारी, अगर एक व्यक्ति मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे सहंसधारी जो मेरे पार्टनर जो हैं वो दो हैं, तो दोनों एक समान अधिकार रखते हैं, एक साथ एक समान अधिकार रखते हैं, अग्र क्रय अधिकार जो है दोनों का बनता है। सार्थ हम ये कहें कि शुफा का जो अधिकार है वो किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति के निर्बाध, उचित या अच्छे उपयोग करने के लिए दूसरे की संपत्ति, दूसरे मतलब पड़ोसी, सहंसधारी, को पार्टनर वगैरह की संपत्ति में जो प्राथमिक अधिकार होता है उसको खरीदने का, उसको प्राप्त करने का, वो अक्षुफा का अधिकार होता है।